कल 110 में दिए गए 6 विषय या 6 विषयों से संबंधित हो, ठीक है ना, तभी वो क्या होगा, धन विधेयक होगा। और इसे पारित करने के लिए हमें एक विधायी या एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया को अपनाना होता है। उधर नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे। कोई भी धन विधेयक देखिए जब लाया जाता है तो एक तो क्या होगा, सामान्य विधेयक होता है, ठीक है। और ये जो धन विधेयक लाया जाएगा, इस धन विधेयक को लाने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया को अपनाना होता है, विधायी प्रक्रिया को। पहले वाचन में जाना होता है, पहले वाचन में जैसे जाते हैं, जैसे ये विधेयक लाया जाता है वैसे ही पहले जिस सदन में लाया जाएगा उसमें क्या होगा, पहले वाचन प्रथम वाचन की क्रिया पूर्ण मान ली जाती है, ठीक है ना। तो यही है। अब आप हेडिंग डालिए, आर्टिकल आपका 112, आर्टिकल 112, और ये लिखिए वित्त विधेयक और बजट, वित्त विधेयक और बजट। आर्टिकल वित्त विधेयक और बजट। ये वित्त विधेयक और बजट क्या है ये जाने। लिख ले, वित्त विधेयक एक बजट है, वित्त विधेयक एक बजट है। आर्टिकल 112, वित्त विधेयक एक बजट है जिसके अनुसार जिसके अनुसार आगामी वर्ष में सरकार अपना आय व्यय प्रस्तुत करती है, अपना आय व्यय प्रस्तुत करती है। चलो इधर देखो, गवर्नमेंट क्या करेगी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी। आर्टिकल 112 एक वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक है, ये बजट होता है। इसके माध्यम से क्या करती है सरकार, आगामी वित्तीय वर्ष जो होगा, ठीक है ना, वो उसमें अपना लेखा जोखा, आय कितना हमने किया, कहां कहां से आय किया, कहां कहां व्यय किया, ये विवरण उसमें प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। समझ में आई बात, आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करना, ठीक है। वित्त विधेयक एक ऐसा बजट है जिसके माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार अपना आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए, आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक लिखे, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक एक धन विधेयक है, एक धन विधेयक है जिसे प्रेरित करने के लिए, जिसे प्रेरित करने के लिए, सॉरी पारित करने के लिए, जिसे पारित करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया अपनाई जाती है
जो धन विधेयक के संबंध में अपनाई जाती है, जो विधेयक के संबंध में अपनाई जाती है। विनियोग विधेयक के पारित हो जाने के बाद, विनियोग विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात विनियोग विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात सरकार को विनियोग विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात सरकार को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, बहुत स्लो लिखते हो आप लोग। क्लियर है? चलिए समझिए इधर, ये विनियोग विधेयक क्या है? वित्त विधेयक समझ में आया क्या? वित्त विधेयक क्या है? वित्त विधेयक एक बजट है। क्या है? एक बजट है, और जिसके माध्यम से क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, आगामी वर्ष में अपना आय व्यय क्या करती है, आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है। क्लियर है? आर्टिकल 112 क्लियर हो जाएगा। वित्त विधेयक क्या है बताओ? हाँ, एक बजट है जो सरकार आगामी वर्ष में अपना आय व्यय का विवरण क्या करे, प्रस्तुत करे। वो क्या होगा? वित्त विधेयक होगा। दूसरा है आर्टिकल 114, आर्टिकल 114। आर्टिकल 114 ये कहता है, ये विनियोग विधेयक है, और विनियोग विधेयक एक धन विधेयक है। क्या है? एक धन विधेयक है। ठीक है? धन विधेयक पारित करने के लिए जो धन विधेयक पारित होता है, वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो धन विधेयक के संबंध में अपनाई जाती है। क्लियर है? कैसे? हमने आपको बताया था कि जब मनी बिल लाया जाएगा, याद आया क्या? याद आया? तो हम लोग फर्स्ट रीडिंग में जाएंगे, हाँ या ना? यहां जैसे विधेयक लाया जाएगा, सदन में जैसे ही प्रस्तुत किया जाएगा, पहले वाचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये यहां से पूर्ण मान ली जाएगी। सेकंड रीडिंग में जब जाएंगे, द्वितीय वाचन में जाएंगे, तो ये क्या करता है, इस बिल को किसको दिया जाएगा? है? बताओ ना, भूल में बैठे हो, थोड़ा सा देख के आया करो। ठीक है, उस पर फिर क्या होगी, वो उसके पास वो चर्चा करेगा सदन में। ठीक है, वहां से जब पूर्ण होगा तो तीसरे वाचन में जाएगा, तीसरे वाचन में जाएगा, फिर उसके बाद लोक उच्च सदन में चला जाएगा ये बिल। हाँ या ना? जब उच्च सदन में जाएगा तो उच्च सदन को ये शक्ति है कि सेम वही प्रक्रिया अपना ले जो निम्न सदन ने अपनाया था, या फिर उसको क्या करे, सामान्य बहुमत से पारित करके और इस बिल को स्वीकार कर ले, मान ले, धनमत से। ठीक है ना? ये बताया था, समझ में आई है बात? ठीक है, तो अभी चलते इधर देखो। अब हम ठीक है, तो मैं आज डिस्टर्ब हो रहा हूँ लोगों को, मेरी आदत नहीं है इसमें पढ़ाने की ना, इसलिए।
अभी सुनिए, ये विनियोग विधेयक क्या है? ये एक धन विधेयक है। क्या है? धन विधेयक है। समझ में आई बात? और इस विनियोग विधेयक को पारित करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो धन विधेयक के संबंध में अपनाई जाती है। बात क्लियर है? और जब विनियोग विधेयक पारित हो जाता है तो सरकार को संचित निधि से, किस निधि से? संचित निधि से धन निकालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसी को कहते हैं विनियोग विधेयक। फिर उस संचित निधि सरकार अपना धन निकाल लेगी, उसको अधिकार मिल जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखे, आर्टिकल 115। अनुपूरक अनुदान। देखो, अनुपूरक अनुदान आर्टिकल 115 अनुपूरक अनुदान। लिखे आर्टिकल 115। अनुपूरक अनुदान। ये अनुपूरक अनुदान क्या है? ठीक है, तो जो बजट द्वारा निश्चित की गई धनराशि है, जैसे बजट पेश किया गया, इतने करोड़ का बजट आया सरकार के पास, तो जो बजट द्वारा जो निश्चित की गई धनराशि है, ठीक है, यदि वो अपर्याप्त हो, कम हो जाए, तथा किसी नई सेवा का गठन करना हो। सेवा का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे भारतीय अखिल सेवा है ना, तो किसी नई सेवा का गठन करना हो तो शेष अवधि, जो शेष समय है, शेष अवधि तथा नई सेवा के गठन के संबंध में, जो नई सेवा का गठन हो रहा है उसके संबंध में धन की व्यवस्था अनुपूरक अनुदान से की जाती है। उस धन की व्यवस्था कहां से होगी? अनुपूरक अनुदान से होगी। क्लियर है? और यह भी एक धन विधेयक ही है। अनुपूरक अनुदान पारित करने के लिए या इसे पारित करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो धन विधेयक के संबंध में अपनाई जाती है। समझेंगे इसको? क्या है? बजट द्वारा निश्चित की गई जो धनराशि है वो अपर्याप्त हो जाए, क्या हो? अपर्याप्त हो, तथा किसी नई सेवा का गठन करना हो, तब शेष अवधि तथा नई सेवा के गठन के संबंध में
धनराशि अनुपूरक अनुदान से की जाती है। वो धन कहां से लाया जाएगा? अनुपूरक अनुदान से लाया जाएगा। और अनुपूरक अनुदान एक धन विधेयक ही है। अनुपूरक अनुदान को कैसे कैसे पास कराया जाएगा? तो वैसे ही वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसे कि धन विधेयक के संबंध में अपनाई जाती है। क्लियर है? लिखवाएं कि नहीं? लिखो या भी लिखे। अच्छा लिखो, बजट द्वारा निश्चित की गई, बजट द्वारा निश्चित की गई धनराशि यदि अपर्याप्त हो जाए, बजट द्वारा निश्चित की गई धनराशि यदि अपर्याप्त हो जाए तथा या लिखो या नई सेवा का गठन करना हो, या नई सेवा का गठन करना हो, या नई सेवा का गठन करना हो, तो शेष अवधि तथा नई सेवा के गठन के संबंध में, तो शेष अवधि तथा नई सेवा के गठन के संबंध में नई सेवा के गठन के संबंध में धन की व्यवस्था अनुपूरक अनुदान से होती है। धन की व्यवस्था अनुपूरक अनुदान से होगी। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा फिर से। फिर हाल लिखिए। इसे पारित करने के लिए अनुदान से होती है अनुदान से होती है। लिखो, यह भी एक धन विधेयक है। यह भी एक धन विधेयक है। यह भी एक धन विधेयक है। इसे पारित करने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो धन विधेयक के संबंध में अपनाई जाती है। जो धन विधेयक के संबंध में अपनाई जाती है। क्या नहीं है समझ में? अनुपूरक अनुदान क्या है? बजट द्वारा निश्चित की गई धनराशि। सरकार अपना बजट पेश करती है, देखते हो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी। तो जो बजट पेश किया कि हमारा देखिए इस आगामी वर्ष का ये लेखा जोखा है, ये इतनी हमने परियोजनाओं को लॉन्च करना है, या ये हमने काम किए हैं, तो इसका इतना धन, इसका इतना। तो जो बजट पेश करती है या हम ये करने वाले हैं, तो अगर मान लीजिए कि वह धन क्या हो जाए, अपर्याप्त हो जाए किसी कारण से, मान लो कि उसको सरकार ने 100 करोड़ रुपए मान लो, मोटी बात, बजट में पेश किया, और वो ये कह दे कि किसी कारण से उसको और धन की आवश्यकता पड़ गई, इसमें उसका काम नहीं होने वाला। क्लियर है? और वो धन आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी और कारण से हो सकता है, या कोई नई सेवा का गठन करना है, जैसे पीएससी है, नई अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इस तरह की जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं या नई सेवाओं का गठन करना है, तो उसके संबंध में उसको धन की आवश्यकता होगी। तो जो उसने बजट पेश किया है, तो जो शेष अवधि है, वो जो शेष अवधि है तथा नई सेवा का गठन के संबंध में जो धन की आवश्यकता होगी, वह अनुपूरक अनुदान से होगी। किस अनुदान से होगी? अनुपूरक अनुदान से होगी। और अनुपूरक अनुदान एक प्रकार का धन विधेयक ही है।
इसको भी पारित करना पड़ेगा। इसे पारित करने के लिए वही विधायी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो धन विधेयक के संबंध में अपनाई जाती है। क्लियर है अब बातें? तो आर्टिकल नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 116 और लिखेंगे लेखा अनुदान। आर्टिकल 116 लेखा अनुदान। तब तक सरकार अपनी धन की आवश्यकताओं की पूर्ति लेखा अनुदान के माध्यम से करती है। लेखा अनुदान के माध्यम से करती है। इंक कहाँ है? वो मिल नहीं रही है। अच्छा ठीक है, ये तब तक सरकार अपनी धन की आवश्यकता कहां से पूरा करेगी? लेखा अनुदान से करेगी। और यह भी धन विधेयक है। लिखो, यह भी धन विधेयक है। ए भाई सुन, ये ना मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, मैं इतना ही बता दूं। आर्टिकल 116 क्या है? लेखा अनुदान। आगे बढ़ जाता है, लेकिन उनको आना चाहिए ठीक से, इसलिए इसको बता रहा हूं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे संसदीय समितियां। संसदीय समितियां संसदीय समितियां मिटा दें हम। ये संसदीय समितियां क्या हैं, ये आप पहले सुन लें। संसद जानते हैं? वो तो जान ही रहे हैं, इसमें क्या बात है। कितनी प्रकार की संसद है? लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद जिन समितियों के माध्यम से अपने कार्यों को संपादित करती हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस, आया ना? ये दोनों अपने कार्य हैं, तो ये अपने कार्य कुछ समितियों के माध्यम से करती हैं, संपादित करती हैं। उन्हीं को हम संसदीय समितियां कहते हैं। और संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, अस्थाई समितियां और अस्थाई समितियां। देखो, संसद जिन समितियों के माध्यम से संसद जिन समितियों के माध्यम से संसद जिन समितियों के माध्यम से अपने कार्यों को संपादित करती हैं, संसद जिन समितियों के माध्यम से अपने कार्यों को संपादित करती हैं, उन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। उन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। अब बात समझ में आया संसदीय समितियां क्या हैं? ये दो प्रकार की होती हैं,
कितने प्रकार की होंगी ये? 2 प्रकार की। एक अस्थाई समिति या अस्थाई समितियां और दूसरी अस्थाई समितियां। क्लियर है? ये अस्थाई समितियां क्या है समझिए। अस्थाई समितियां वे समितियां, ऐसे समझ लीजिएगा, अस्थाई समितियां वे समितियां होती हैं जिनका अस्तित्व कार्य के समाप्त हो जाने के बाद, ध्यान से सुनो, अस्थाई समितियां वे समितियां होती हैं जिनका अस्तित्व कार्य के समाप्त हो जाने के बाद भी बना रहता है। जैसे पीएसी, जैसे क्या? पीएसी, पब्लिक पीएसी और पराक्रम इत्यादि। ये ऐसी समितियां हैं कि अगर इसका काम खत्म हो जाएगा तो फिर भी ये समितियां बनी रहेंगी, ठीक है ना? इसलिए इनको अस्थाई समितियां कहते हैं। पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमिटीज, अगर इसको लिखना चाहें तो पब्लिक अकाउंट कमिटीज, पराक्रम इत्यादि। क्लियर है? ये अस्थाई समितियां हैं। अस्थाई समितियां कौन होती हैं? अस्थाई समितियां वे होती हैं, वह संसदीय समितियां होती हैं जिसका गठन किसी विशेष कार्य के लिए करके गठित किया जाता है और जैसे ही कार्य समाप्त हो जाता है वैसे ही समिति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे जेपीसी, समझिएगा इसको। अस्थाई समितियां कौन है? ध्यान से, वे समितियां होती हैं जिनका गठन किसी अस्थाई कार्यों को लेकर के किया जाता है और जैसे ही वो कार्य पूरा हो जाएगा ये समितियां क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। क्लियर? तो समितियों के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो संसदीय शब्दावली है उन पर हम लोग बात करेंगे, बहुत ध्यान से। या शब्दावलियां बहुत है, बता रहा हूं एक एक करके। पहला लिखिए प्रश्नकाल। पहला प्रश्नकाल, दूसरा भी लिखिए प्रश्नकाल, दूसरा लिखिए। अच्छा सुनो, प्रश्नकाल को हम लोग तार्किक प्रश्न भी कहते हैं, ठीक है ना? अगर वो कहे तार्किक प्रश्न है, समय जो चल रहा है वो तार्किक प्रश्न का समय चल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि प्रश्नकाल का समय है। ये शब्दावली है, ओके ठीक है। नेक्स्ट लिखे अतार्किक प्रश्न, दो भी एक और है तो अतार्किक प्रश्न, या दूसरा लिख लीजिए अतार्किक प्रश्न। तीसरी लिख लीजिए, यानी कि प्रश्न काल मतलब तार्किक प्रश्न और अतार्किक प्रश्न। तीसरा लिखे शून्य काल। शून्य काल, शून्य काल हम एक एक के सब समझा देंगे, अब बस आप लिख लीजिए। विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव चौथा लिखेंगे।
विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास सॉरी कभी कभी आपने सुना होगा लोगों को बात करते हुए कि सरकार ने वो बिल लेके आई, एक बिल लेकर के आई और वो अविश्वास प्रस्ताव में ही गिर गया, मतलब बिल गिर गया। ठीक है, तो हम सारी बातों पे बात करेंगे। चार हैं प्रश्नकाल, तार्किक प्रश्न और अतार्किक प्रश्न। ठीक है, शून्यकाल क्या होता है और विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इस पर भी बात करते हैं। पांचवा लिख लीजिए, गणपूर्ति, जिसको आप लोग कहते हैं कोरम। पांचवा गणपूर्ति, या इसी को आप लोग क्या कहते हो, कोरम। 1/10, 1/10 का मतलब समझ रहे हैं ना, सदस्य है ये। ठीक है, छठवां लिखे सत्रावसान, 6 महीने का होता है। आप ऐसे भी लिख लीजिएगा और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 6 माह। मैं सब पे बात करके बता दूंगा, ठीक है ना, बस आप लिख लीजिए सारे। ये 6 महीने का, 6 माह का। एक और है अस्थरत, अस्थरत प्रस्ताव। सतवां लिखे, सतवां लिखे अस्थरत प्रस्ताव। आठवां लिखे, ये कुछ शब्दावलियां हैं, इनको जानना जरूरी है, संसदीय शब्दावली है। ध्यानासन, ध्यानासन प्रस्ताव, ध्यानासन प्रस्ताव, ध्यानासन प्रस्ताव। 9वां लिख लीजिए कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। ये 9 प्रकार की कुछ शब्दावलियां हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। एक बात और है, याद रखना, संसद का ह्रास कब होगा। ठीक है, ह्रास का मतलब क्या समझ रहे हैं, संसद का ह्रास का मतलब मैं क्या समझाऊं आपको। जैसे ह्रास का मतलब क्या समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। जैसे ये वस्तु है ना, और इसको धीरे धीरे इसमें क्या लाया जाए, इंटरनेट में फिजिक्स पढ़े हो, ह्रास मतलब खत्म किया जाए। ठीक है, धीरे धीरे। तो ये संसद की मतलब वो होगा एक प्रकार से, जो संसद की विधायी जो प्रक्रिया है उनका ह्रास करना, अवहेलना उड़ाना, मिटाना, कहने का मतलब है। तो वो कैसे होता है, इसके कारण क्या होते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण। कारण क्या होगा, राजनीति में ऐसे लोग आ जाएं जो अपराधी किस्म के हो, तो वो संसद का ह्रास करेंगे। क्या करेंगे, संसद का ह्रास करेंगे, अगर राजनीति का अपराधीकरण होना, समझे, पहली बात। दूसरी बात है प्रदत्त विधायन। ये प्रदत्त विधायन क्या है मैं आपको समझाऊंगा अगर कभी मौका मिलेगा, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं, तुम्हारे इससे वो नहीं है। तीसरी बात समझ लो कि राजनीतिक दलों का स्वार्थ, दलगत भावना, है ना, राजनीतिक दलों का स्वार्थ। जैसे कि मुझे अगर लाभ नहीं मिलेगा तो मैं निकल लूंगा, सरकार गिर जाएगी, तो संसद का ह्रास ही होता है। ठीक है, एक और होता है अयोग्य व्यक्तियों का निर्वाचन। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं उस लायक हूं ही नहीं, ठीक है ना, मैं काका काका कुछ नहीं जानता हूं, मुझे विधायक चुन लिया गया, मुझे सांसद चुन लिया गया, तो मैं क्या हूं, अयोग्य हूं। तो अयोग्य व्यक्तियों का निर्वाचन, ये सारे 4-5 पॉइंट क्या करेंगे, संसद का ह्रास करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो न्यायपालिका हम बता दिए हैं, न्यायपालिका में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, ये बात हम न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बताए थे कि नहीं बताए? आर्टिकल 124(4) बताए थे, याद है कि नहीं याद है? सदाचार व असमर्थता के आधार पर संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में, हो गया, लोकसभा लिखो, ऐसे लिखो, लोकसभा के 100 सदस्य, लोकसभा के 100 सदस्य एवं राज्यसभा के 50 सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति को संबोधित करें या करके अपने सदन के अध्यक्ष को, अपने सदन के अध्यक्ष को प्रस्ताव दें, प्रस्ताव दें। तत्पश्चात उसके बाद 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। तत्पश्चात 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। समिति याद आया? और वो समिति अस्थायी होगी कि अस्थायी? अस्थायी। जैसे उसका काम पूरा हो जाएगा वो समिति भंग, खत्म। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। जो न्यायाधीशों पर लगाए गए आरोपों का परीक्षण करती है, जो न्यायाधीशों पर लगाए गए आरोपों का परीक्षण करती है, जो न्यायाधीशों पर लगाए गए आरोपों का परीक्षण करती है। समिति के सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर संसद का प्रत्येक सदस्य, समिति के सिफारिश पर संसद का प्रत्येक सदस्य न्यायाधीश को हटाने, न्यायाधीश को हटाने में संबोधित प्रस्ताव को न्यायाधीश को हटाने में संबोधित प्रस्ताव को उन सदस्यों का बहुमत, उन सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व सलाह देने वालों का, तथा उपस्थित व सलाह देने वालों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को उसके पद से हटा देगा। तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को उसके पद से हटा देगा। बोलो, समझ में आया है? नहीं आया?
है, कैसे आ गया? अगर मुख्य न्यायाधीश को मतलब समझ रहे हो, न्यायाधीश, जज, हाँ, और उसको अगर हटाना है तो क्या होना, इसको हटाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? सदाचार या असमर्थता के आधार पर किसी भी सदन में, किसी भी सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों में प्रस्ताव लाया जाएगा। और कितने सदस्य? लोकसभा के 100 मेंबर, 100 सदस्य, और राज्यसभा के कितने? 50 सदस्य। प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को संबोधित करें, राष्ट्रपति को संबोधित कर दें, और ये प्रस्ताव अपने सदन के अध्यक्ष को प्रस्ताव पारित कर दे। अपने सदन के अध्यक्ष को भी देना होगा, वहां भी पारित करना होगा। तो राष्ट्रपति 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा। कितने सदस्य समिति का गठन करेगा? 3। वो 3 सदस्यीय समिति क्या करेगी कि जो न्यायाधीश पे आरोप लगाए गए हैं उसका परीक्षण करेगी और फिर अपनी सिफारिश देगी कि हाँ आपने आरोप सही लगाया है कि गलत लगाया है, जो भी उसे वो अपनी सिफारिश दे। वो समिति जब वो अपनी सिफारिश देगी तो जो प्रत्येक सदस्य हटाने में, वो 100 मेंबर या 50 मेंबर, न्यायाधीश को हटाने में संबोधित प्रस्ताव को कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। कितने सदस्य हैं यहां पे? मान लो इन लोगों ने तो रखा है न्यायाधीश को हटाने के लिए, अब मान लो यहां पे 500 कितनी सीट है, मान लो, तो इन सदस्य के इनका क्या होना चाहिए? मेजोरिटी में हो, बहुमत होना चाहिए, तथा उपस्थित और सलाह देने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत। जो उपस्थित हो, कौन उपस्थित, और जो सलाह दे रहे हैं कि नहीं उनको हटाना है, उनका भी कितना? 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से क्या कर देगा? हटा देगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट लिखें आर्टिकल 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। फिर से समझो, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अगर अपने कर्तव्यों व नियमों पालनों का काम करने में क्या है? असमर्थ है, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को मुख्य कार्यवाहक या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 127 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति।
आर्टिकल 1 to 7 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियुक्ति गलत है, नियुक्ति, अब धीशो छोड़ दो, न्यायाधीशों, न्यायाधीश ही रखो, बात करो न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। नंबर 1 लिखो, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। नंबर 1, ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा लिखो अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो आर्टिकल 129 129। एक और लिखो अपीलीय न्यायालय, आर्टिकल 132 अपीलीय न्यायालय। अपीलीय न्यायालय आर्टिकल 132। चौथा लिखे सिविल अपील, सिविल अपील आर्टिकल 135 सिविल अपील। आपराधिक अपील, आपराधिक अपील आर्टिकल 134। विशेष अपील 136। विशेष अपील आर्टिकल 136 विशेष अपील। सत्रहवां लिखे संविधान निर्वाचन क्षेत्राधिकार, सत्रहवां संविधान निर्वाचन क्षेत्राधिकार आर्टिकल 138। सॉरी इसको 37 कर देना, 36 था ना, 37 हो जाएगा। आठवां लिखे परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, आठवां लिखे परामर्शदायी
आर्टिकल 143। चलो भाई कर लिया, क्लियर करूं। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? जब केंद्र और राज्य के मध्य, राज्य या राज्य के मध्य, ध्यान से सुनिएगा, जब केंद्र या राज्य के मध्य या राज्य और राज्य के मध्य क्या हो जाए, शक्तियों को विभाजन के लेकर के अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, लोक अदालत सुना है, लोगों ने कहा होगा, ध्यान से सुनो। कहते हैं कि ठीक है भाई, जो करना है आप कर लो, हम ये मामला लोक अदालत लेके चले जाएंगे। बैंक वाले ज्यादा परेशान कर देते हैं ऋण के संबंध में, या कोई बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, तो कहता आदमी क्या कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, इस मामले को हम लोक अदालत में लेकर मिलेंगे तुमसे। आप समझिएगा क्या है लोक अदालत। लोक अदालत का मतलब है कि जो कमजोर और जो गरीब व्यक्ति हैं उनको न्याय दिलाना। क्लियर है? कैसे न्याय दिलाएगा? कोई मामला मान लीजिए अदालत में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, तो वो मामला फिर धीरे धीरे कहां चला जाएगा, लोक अदालत चला जाता है। लोक अदालत में ये पीएन भगवती ने लाया था इसको 1989 में, और इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो आप ऐसे लिख ले पहले, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन लाया था इनको? पीएन भगवती। ठीक है, मेन मेन पॉइंट पे लिख लीजिए। और इसको संविधान के आर्टिकल 39A में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? आर्टिकल 39A में जोड़ा गया। ये याद रखना है आपको। 1987 में इसको पारित किया गया, और इसको 1987 में पारित किया गया। तो ये फैक्ट है, इन फैक्टों को पहले आप लिख लीजिए। अब ये होता क्या है कि इसमें जो हमारे कमजोर या गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनको जब न्याय नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, तो वो इससे क्या होता है कि अदालत, लोक अदालत क्या करती है कि उस मामले को, उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है कि कोई बात नहीं, आप अदालत आओ, ठीक है, और वहां बुलाती है, और दोनों के बीच में आपसी सहमति से एक निर्णय देती है कि ठीक है भाई देखो ऐसा है, जैसे मान लो कि बैंक वालों ने कोई आपको लोन दिया था किसी कारण से 5 लाख रुपए, ठीक है, और वो व्यक्ति चुका नहीं पा रहा है, उस धन को दे नहीं पा रहा है, बैंक वाले उसको बार बार परेशान कर रहे हैं, उसका ट्रैक्टर खींच ले जा रहे हैं, जो लिया है, कहने का मतलब है। तो ऐसा मामला जब लोक अदालत में चला जाता है तो वहां पे बैंक वालों को बुलाया जाता है और उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि एक काम कीजिए भाई, देखो सुनो, दोनों व्यक्ति की बात तो सुना जाता है, बैंक वाला कहता है कि हमने भाई को ऐसा पैसा दिया था, ये है वो, अपना बताता है, बोलते चल ठीक है। अब व्यक्ति से कहते तो व्यक्ति कहता है हुजूर मेरे पास तो कुछ देने के लिए है नहीं, ज्यादा कार्य परेशान करेंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। किसान यही बोलता है बेचारा, और क्या कर सकता है वो। तो फिर अदालत क्या करती है, लोक अदालत क्या करती है, कहती है कि ऐसा है कि तुम अच्छा कितना दे सकते हो, कितना दे सकते हो, किसान से बोलेगा, तो किसान बोलेगा मैं लॉर्ड में ज्यादा नहीं, 5 लाख लिया हूं, मैं 50,000 रुपए दे पाऊंगा, बस इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। बैंक वाले से बोलेगा कि तुमको 50,000 दे रहा है, तुमको चाहिए तो बताओ, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है भाई, अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो बोलेगा साहब देखो ऐसा है कि बोलेगा कुछ नहीं, 10-20 और बढ़वा लेते हैं और मामला ही सुलटा देते हैं, ठीक है ना। तो 10-5 हजार रुपये वो बढ़ा करके और कहेंगे चलो आज से आपका मामला निपट गया यहीं पे, ठीक है। हाँ मानना पड़ेगा,
अब मानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जब लोक अदालत समझ आएगा तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना, जो भी आपसी सहमति बनती है, कहने का मतलब है, ठीक है। हाँ, लोक अदालत का अगर निर्णय आ गया है तो फिर उस निर्णय को आप दोबारा किसी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। ये दो चीज, अगर उसने निर्णय दे दिया कि हाँ आप इनको 50,000 देकर फुर्सत करो, अब इनको कुछ नहीं, तो आप दोबारा इसको कहीं न्यायालय में नहीं ले जा सकते इस बात को, और ना ही वो सुन सकते हो। खत्म बात, क्लियर। लोक अदालत समझ में आया है। चल, तो एक और है। अच्छा, ये लोक अदालत कहाँ कहाँ होता है? जिला स्तर पे भी होता है, तहसील स्तर पे भी होता है, राज्य स्तर पे भी होता है, ठीक है। और त्वरित न्यायालय लिखेंगे, त्वरित न्यायालय। देखो, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट। नंबर 1, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ब्रैकेट में आर्टिकल 220। दूसरा लिखो, अभिलेख न्यायालय। वही, अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 215। पीलीय न्यायालय। नियंत्रण क्षेत्राधिकार लिखो। अब पीलीय न्यायालय का देखते हैं क्या है। अंतरण क्षेत्राधिकार लिखो। अधिक्षण क्षेत्राधिकार। दो सौ 228। स्थानीय शासन लिख लो। इसके बाद स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट।